नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे छंद की। हिंदी साहित्य में जो व्याकरण का पोर्शन है उसमें छंद का अपना विशेष स्थान है और छंद काव्य का अनुशासन है। जिस प्रकार से अनुशासन जीवन को सुचारू ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह से छंद काव्य को एक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि छंद कहते किसे हैं। तो आज हम लोग छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार और फिर छंदों में जो मात्रिक और वार्णिक छंद हैं तो उनमें जिन तत्वों का समावेश किया जाता है, जिनका अध्ययन आवश्यक है, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो छंद अनुशासन है काव्य का और छंद की परिभाषा है कि निश्चित मात्रा, वर्ण, गण, यति, गति, लय, तुक से युक्त काव्य पंक्तियों को छंद कहते हैं। अब ये छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद से तात्पर्य है कि वह छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसके प्रत्येक चरण में निश्चित मात्राएं होंगी और उन मात्राओं पर यति का क्रम निर्धारित होगा। वार्णिक छंदों में चरणों में वर्णों की गिनती होती है, मात्राओं की वहां गिनती नहीं होती, और जो वर्ण होंगे वो वर्ण गणों पर आधारित होंगे। तो वार्णिक छंद पढ़ने से पहले हमें गणों की जानकारी जरूरी है और मात्रिक छंद पढ़ने से पूर्व मात्राओं की जानकारी जरूरी है। तो सबसे पहले हम मात्रिक छंद की चर्चा करेंगे और मात्रिक छंद में जो मात्राएं प्रयुक्त होती हैं, अगर मात्राओं को लगाना हम सीख गए तो मात्रिक छंद जितने भी हैं सबको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मात्राएं क्या हैं? मात्रा दो प्रकार की होती है और मात्रा स्वरों की होती है और ये मात्राएं व्यंजन वर्णों पर लगाई जाती हैं। तो मात्राएं ये दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, क्या उन्हें कहते हैं, इनको हम सीखें। तो स्वरों में हम जानते हैं कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, चंद्रबिंदी, ये मात्राएं हैं जो स्वरों के ऊपर यहाँ विद्यमान हैं और लगती हैं व्यंजनों के ऊपर। ये मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। पहला इसका प्रकार है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व की मात्रा एक लगती है और इसका चिन्ह है ये एक खड़ी पाई के समान, और दीर्घ का चिन्ह ये दो होता है और इसका चिन्ह है यह एस नुमा। अब इनमें कौन सी मात्राएं ह्रस्व हैं और कौन सी मात्राएं दीर्घ हैं, इनको हम आसानी से पहचान लें। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व होते हैं और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ होते हैं। तो हम अ और आ की
अगर बात करें तो अ के उच्चारण में कम समय लगता है, लेकिन आ के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो अ ह्रस्व है और आ दीर्घ है। अ की मात्रा 1 लगेगी और आ की मात्रा 2 लगेगी। इसी तरह से ई ह्रस्व है और ई दीर्घ है, यानी यह ह्रस्व ई और यह दीर्घ ई, इसकी मात्रा 1 लगेगी और इसकी मात्रा 2 लगेगी। उसी तरह से उ और ऊ, तो ऊ की मात्रा यह एक मात्रिक है और ऊ यह द्विमात्रिक है, दीर्घ है, इसकी मात्रा 2 लगेगी। और री यह ह्रस्व वर्ण है। अब ए ऐ ओ औ की बात करें तो ए और ओ यह उच्चारण के अनुसार कभी ह्रस्व होता है और कभी दीर्घ होता है। जैसे एक चौपाई है कि जेहिकर जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। तो जेहि, जेहि में जे का उच्चारण जल्दी हो रहा है, यह ह्रस्व हो जाएगा। और सनेहु, सनेहु में ने पर न पर ए की जो मात्रा है वह दीर्घ है, तो वहां वह द्विमात्रिक हो जाएगी। तो उच्चारण के अनुसार ए और ओ कभी ह्रस्व भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं। ऐ और औ यह द्विमात्रिक हैं। इनकी गणना दीर्घ स्वरों में की जाती है छंद शास्त्र में, और इसकी मात्रा 2 गिनी जाती है। अंग यह भी द्विमात्रिक है, दीर्घ है, इसकी गणना 2 होती है और अह की मात्रा 1 है। अब यहाँ पर यह जो चंद्र बिंदी है, यह चंद्र बिंदी जिसका वास्तविक नाम है अनुनासिक, और अंग की मात्रा केवल बिंदी के रूप में लगती है, इसे कहते हैं अनुस्वार। अनुनासिक की मात्रा 1 होगी और अनुस्वार की मात्रा 2 होगी। अब इसको उदाहरण से हम समझें कि जैसे अब यहाँ हमने लिखा ह स, फिर लिखा ह स ह स। इस हस पर हमने कोई मात्रा नहीं लगाई, दूसरे वाले पर हमने ह के ऊपर चंद्र बिंदी लगा दी, और तीसरे पर ह पर हमने यह अंग की मात्रा लगा दी, अनुस्वार को लगा दिया। अब उच्चारण यहाँ देखें तो यह है हस, यह है हंस, केवल नाक का सहारा लेंगे और इसका उच्चारण होगा हंस। तो अगर हमें मात्राएं लगानी हो तो 1 1 यहाँ लगानी हो तो यहाँ हंस, यहाँ भी 1 1, और यह हंस तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1। तो इस तरह से यह मात्राएं हैं। फिर मात्राओं में कुछ और भी बारीकियां हैं। जैसे किसी शब्द को हम लिख रहे हैं और शब्द में कोई बिना स्वर का व्यंजन है जो बीच में आता है, जिनको आधा वर्ण कहते हैं, वो बीच में आ रहा है, तो उसका जोर पूर्व वाले वर्ण पर पड़ता है, और पूर्व वाला वर्ण अगर ह्रस्व है तो वह उसके जोर के कारण दीर्घ हो जाएगा, और पहले से ही अगर दीर्घ है, गुरु है, तो वह 2 मात्रिक ही रहेगा, 2 से अधिक मात्रिक नहीं होगा। जैसे हम लिखें भक्त, अब भक्त में इस क का जोर इस भ पर पड़ रहा है, तो भ होगा द्विमात्रिक और त होगा एक मात्रिक। तो इस तरह से भ एक मात्रिक है, लेकिन क के जोर के कारण यह हो गया द्विमात्रिक। उसी तरह से हम अगर लिखे
पर्ण। तो यह पर्ण में प ह्रस्व है, लेकिन इस र का जोर इस पर पड़ रहा है तो यह द्विमात्रिक हो गया। और यह जब मात्राओं की गिनती की जाएगी तो इसकी मात्रा 2 होगी और इसकी मात्रा 1 होगी। तो इस तरह से छंद शास्त्र में जो मात्राएं होती हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहली मात्रा लघु या ह्रस्व और दीर्घ को गुरु कहते हैं। तो जो लघु हैं, ह्रस्व है, वो हो गई अ, ई, उ, री, चंद्रबिंदी। और गुरु में आ, ई, उ, ऐ, औ और अंग। और ए तथा ओ ये उच्चारण के अनुसार कभी ह्रस्व होंगे और कभी गुरु होंगे। तो ये मात्राएं हैं और इन मात्राओं के आधार पर ही हम मात्रिक छंदों का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वह एक एक मात्रिक छंदों को लेकर होगा। तो आगे हम लोग दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलियां इत्यादि जो मात्रिक छंद हैं, इन एक एक छंदों को देखेंगे। इस चीज को आप समझें और समझने के पश्चात अगर कोई असुविधा हो तो निश्चित रूप से आप उस पर कमेंट करें। और अगले वीडियो में हम लोग किसी एक छंद को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।